दोस्तों, कैसे आप सभी। आज सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजुअली यूनिक असू YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 3 में परमाणु, अणु और आयन। परमाणु में जो आपको पहले वीडियो डाल दिया उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद आता है कि डाल्टन, जो 1801 ईस्वी में डाल्टन ने रासायनिक संयोग के कुछ नियम दिए, जिसकी सहायता से रासायनिक संयोग के नियम की व्याख्या की जा सकती है, उनके बारे में जानेंगे। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इन्होंने कब दिया? तो 1801 ईस्वी में ये स्कूली शिक्षक थे। इनके बारे में पहले जान लेते हैं ना। ये स्कूली शिक्षक थे जिन्होंने 1801 ईस्वी में रासायनिक संयोग के नियम दिए। इसमें इन्होंने क्या कहा? इसमें इन्होंने पहले में कहा कि सभी परमाणु जो होते हैं ना, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, यानी कि पदार्थ अनश्वर होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। जो कि कनाद ने कहा था कि वे परमाणु है, डेमोक्रिटस और लुसिफस ने कहा था कि वो एटम है। ठीक है, तो वे कहते हैं कि पदार्थ जिन्हें परमाणु कहते हैं और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, ये परमाणु यानी कि परम का मतलब हो गया आपका अंतिम, अणु का मतलब कण। तो परमाणु ये है जिसको कि खंडित नहीं कर सकते हैं, यह उन्होंने कहा। जैसे कि अगर हम H2 की बात करें तो इसको H1 या फिर H1 में खंडित नहीं कर सकते हैं। इसी में इन्होंने कहा कि इसको हम खंडित नहीं कर सकते, कोई भी परमाणु रहे। अब कहता है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नाश होता है। अर्थात परमाणु क्या है? अनश्वर है। पदार्थ की अनश्वरता का नियम में आपने क्या देखा कि A+B बराबर हो जाता है। छोड़िए इसको, रासायनिक नियम अभिक्रिया का चिन्ह देते हैं, तीर का निशान। A+B बराबर C+D तो होता है। इधर अगर 4 ग्राम है तो इधर देखिए 4 ग्राम ही होता है। यानी कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं का, रासायनिक प्रक्रिया इसमें ना तो परमाणुओं का निर्माण ही होता है, अधिक परमाणु क्या जुट गए नहीं, उसमें ना ही उसमें नाश होता है। यानी कि जैसे में देखिए H2O देखिए किसमें H2+O से बना है। इसमें ना तो अधिक का निर्माण हुआ, देखिए H2 और O था, H2O सिर्फ बन गया इसमें। अब इसको अगर ये असंतुलित है, संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। यानी कि हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया, इसमें हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया, सही है। इसमें 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो इसमें कहता है परमाणु का ना तो नाश होता है और ना ही निर्माण होता है। देखिए इधर जो चीज है वही इधर है, और रासायनिक अभिक्रिया हो गया तो इसमें ना तो परमाणु का निर्माण ही हुआ और ना ही परमाणु का नाश हुआ। यह था आपका दूसरा। अब फिर आते हैं, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। यानी कि कोई भी तत्व यदि हम लेते हैं, जैसे हम अगर बात करें ऑक्सीजन की, O2 के जो द्विपरमाणु का है, किसी तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं वे समान होते हैं। यानी कि O2 जो होते हैं, इसका एक परमाणु को यहाँ से निकालिए, कोई एक कण को यहाँ से हम यहाँ पर निकाल देते हैं, ये वाला। अब कोई दूसरा कण को यहाँ से हम निकाल देते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों तो देखिए एक दूसरे के समान ही हो गए ना। तो वही कहता है किसी तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं वो समान होते हैं। यानी अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणुओं के आकार, देखिए यहाँ आकार जो होता है वे भी समान होते हैं, उसका द्रव्यमान जो होता है वे भी बराबर होते हैं, और रासायनिक गुण जो होते हैं उसके वे भी समान होते हैं। इसका जो रासायनिक गुण होगा वही इसका रासायनिक गुण होगा, और दोनों का जो रासायनिक गुण होगा वही तो इसका भी रासायनिक गुण होगा ना। तो वही है, किसी तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं? समान होते हैं। और इसको किसी तत्व के सभी परमाणुओं के आकार भी समान होते हैं, द्रव्यमान भी समान होते हैं, और रासायनिक गुण भी समान होते हैं। अब चौथा आता है, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार। मान लीजिए एक तत्व लेते हैं हम, एक ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन लेते हैं। इसका अणु निकला इस प्रकार गोल, और इसका मान लीजिए अणु निकला इस प्रकार, मान लीजिए टेढ़ा। तो क्या कहें, इसके विभिन्न तत्व ले लिए, एक दो को अलग अलग ले लिए, तो इसके परमाणु जो है विभिन्न आकार के हैं। इसके देखिए आकार ये दोनों अलग अलग है। इसका हो सकता है इसका 1 ग्राम होगा तो इसका 2 ग्राम होगा, तो इसके द्रव्यमान जो होंगे वे भी अलग अलग होंगे। रासायनिक गुण क्या होंगे? तो रासायनिक गुण भी अलग होगा। इसका ऑक्सीजन का काम है कि जलने में सहायता प्रदान करना, और हाइड्रोजन का काम है जैसे कि कोई भी यह ज्वलनशील पदार्थ है, हाइड्रोजन जलता है, जैसे सूर्य में आपका हाइड्रोजन और हीलियम ही जलता है। तो वही देखिए इसका रासायनिक गुण भी देखिए अलग अलग होते हैं। अब आता है रासायनिक संयोग में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। मतलब
कहता है दो रासायनिक संयोग में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर रासायनिक संयोग करके यौगिक बनाते हैं। देखिए जैसे कि आपका H2O में H2 और O2 दो या दो से अधिक क्या है आपके परमाणु हैं, ये दोनों परस्पर संयोग करे तो एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि यौगिक को बनाते हैं। यही था आपका पांचवा। अब आती बात छठा की, रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिक अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे अगर हम H2O की बात करें, इसको मिटाते हैं, यदि हम H2O की बात करें तो इसके 9 भाग में, इसमें कितने भाग होते हैं 9, इसमें एक भाग में हर हमेशा क्या रहेगा आपका ऑक्सीजन और 8 भाग में आपका रहेगा हाइड्रोजन। ये O2 रहेगा इसमें और H2 रहेगा, यानी कहीं का भी जल लीजिए उसका अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा, जिसमें कि 9 भाग में एक भाग रहेगा आपका ऑक्सीजन का, 8 भाग रहेगा हाइड्रोजन का। और एक दूसरा मिलते हैं जैसे CO2 को, इसके 11 भाग में आपका हर हमेशा 3 भाग कार्बन रहेगा और इसके अनुपात में 8 भाग हर हमेशा 8 भाग में यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा। यहाँ देखिए गलती हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 भाग में रहेगा और ऑक्सीजन 2 भाग में रहेगा, H2O के 9 भाग में। यहाँ भी CO2 के 11 भाग में 8 2 10 1 11, सही है। ये कार्बन जो होंगे वो कितने अनुपात में रहेंगे, 3 अनुपात में, और ऑक्सीजन जो वो होगा वे हर हमेशा 8 में रहेंगे, यानी कि 3:8 में। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रहे, चाहे आप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाइए या फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लाइए। अब आता है एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। जैसे एक ही तत्व के परमाणु देखिए H2O में एक आ गया ऑक्सीजन, ये एक ही है, ये देखिए H2O के साथ भी बनाया। फिर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ये भी देखिए C के कार्बन के साथ बनाया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ मिला तो जल बन गया, कार्बन वो C के कार्बन के साथ मिला तो फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो यही कहते हैं इसमें कि एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं ना, वे एक से अधिक अनुपात में संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब बात आती है इसके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण। कुछ जब भी कोई भी चीज हो उसमें कुछ गुण भी होता है और कुछ दोष भी होता है। इसमें देखिए गुण क्या है, गुण इससे रासायनिक संयोग की व्याख्या की जा सकती है। डाल्टन ने जब परमाणु सिद्धांत दिया अपना, तो इसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। इसमें गुण इनका आया क्या कि इसकी सहायता से हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बनाना प्रारंभ कर दिए, रासायनिक समीकरण बनाना प्रारंभ कर दिए, वह था इनका गुण। सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा था कि तत्व का अंतिम कण को हम एटम कहेंगे, ATOM, और इसको परमाणु हिंदी में कहेंगे। इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा। और उसके बाद यौगिक के अणु को इन्होंने कहा था यौगिक परमाणु, जिसको कि हम अणु भी कहते हैं, यौगिक परमाणु। इन्होंने कहा मात्र यौगिक परमाणु। तत्व के अंतिम कणों को इन्होंने क्या कहा, परमाणु। और यौगिक के अंतिम कणों को इन्होंने कहा यौगिक परमाणु। यानी आखिर में यौगिक परमाणु क्या हुआ, तो यौगिक परमाणु को ही बाद में कर दिया गया अणु। आखिर में इसे किसने करा, तो एवोगाड्रो, किसने, एवोगाड्रो, एक रसायन शास्त्री आए, एवोगाड्रो रसायन शास्त्री आए, उन्होंने ही यौगिक परमाणु को अणु में परिवर्तित किया। उन्होंने ही यौगिक परमाणु को अणु में परिवर्तित किया। मतलब यौगिक के अंतिम कणों को सर्वप्रथम यौगिक परमाणु किसने कहा, तो डाल्टन ने कहा। अब फिर उसको बदलकर अणु किसने कर दिया, तो एवोगाड्रो, एक दूसरे रसायन शास्त्री है, उन्होंने। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद आती है अब इसमें दोष की। जब भी कोई भी चीज आप करते हो उसमें कुछ गुण होता है और कुछ दोष होता है। तो इसमें इन्होंने कहा था कि परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते। अब बाबा देखिए कि परमाणु जो है अब खंडित किए जा सकते हैं। कैसे, तो देखिए नया नया आविष्कार होना प्रारंभ हो गया, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन, देखिए और ETC में अब ETC, इस प्रकार के कई सारे चीज को बदला जा रहा है। जो परमाणु देखिए कहाँ से कहाँ, एक कोई पदार्थ इतना है, आप परमाणु की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं, यदि 1 चम्मच मात्र नमक को आपको दे दिया जाए गिनने के, 1 चम्मच नमक आपको दे दिया जाए, ठीक है, उसमें पूरे विश्व के सभी आदमियों को कह दिया जाए कि गिनने के लिए कि इसमें परमाणुओं को गिनिए, बिना रुके, बिना खाए, बिना सोए, अगर वह गिनते भी रहे ना तो लगभग 40 लाख वर्ष लग जाएंगे। कितने कहें हम, 40 लाख वर्ष लग जाएंगे।
परमाणु को गिनने में। तो इस प्रकार इसको नहीं किया जा सकता। इस 40 लाख वर्ष लग जाएंगे इसको मात्र गिनने में, तो समझिए ये कितना छोटा होता है। तो उसको भी अब इतने छोटे को भी अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अब इसको गिनने में सहूलियत हुई है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अब परमाणु को डायरेक्ट स्कैन करके गिन लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन अब परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में खंडित किए जा सकते हैं। इन्होंने समस्थानिक के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे क्या कहा था, किसी तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं ना वे समान होते हैं, अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणुओं के आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो होते हैं सदृश होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। लेकिन कुछ समस्थानिक ऐसे होते हैं जिनका स्थान तो निश्चित रहता है, लेकिन उसका भार कभी अलग होगा, तो ये था परमाणु। समस्थानिकों का स्थान इन्होंने निश्चित नहीं किया, इसको इन्होंने निश्चित क्या किया, नहीं किया, यह इनका दोष आया। अब फिर दूसरा दोष क्या, इन्होंने समभारिक के बारे में, जब समस्थानिक आया तो समभारिक आना अनिवार्य है। सम मन हो गया बराबर, स्थान मन निश्चित, किसी एक निश्चित स्थान है। जैसे हाइड्रोजन कभी संयोजकता 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 भी हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 हो जाता है। तो इस प्रकार उसको समस्थानिक जो होते हैं उन्होंने बताया किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे आप बात करें हाइड्रोजन की, H2 की, तो इसका कभी 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। तो इसके मान जो होते हैं कभी कभी भिन्न हो जाते हैं। तो वही समस्थानिकों का स्थान इन्होंने निश्चित नहीं किया। अब समभारिक में क्या बात आई, सम मन बराबर भार बराबर, यानी कि भार बराबर हो लेकिन कभी कभी वो आगे पीछे हो जाए। जैसे कि क्यूपरस क्यूप्रिक, तो उसमें भार तो बराबर रहते हैं लेकिन वे कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, कभी क्यूपरस हो जाता है, कभी क्यूप्रिक हो जाता है। तो उन्होंने समभारिक का भी स्थान निश्चित नहीं किया। यह था इनका दोष। अब फिर बाद में आया कि इन्होंने कहा था विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण वाले होते हैं। चारकोल देखिए, ग्रेफाइट देखिए, हीरा देखिए का गुण अलग अलग होता है। जैसे क्या कहा, इसी में क्या आता है, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। देखिए कार्बन जो है इसके बहुत सारे अपरूप है, जिसमें कि मुख्य 3 आते हैं। एक आ जाता है आपका ग्रेफाइट, फिर आ जाता है आपको हीरा, फिर क्या आ जाता है आपका देखिए चारकोल का बोले तो नाम कोयला, चारकोल, इसका दूसरा नाम कोयला है। चारकोल सब अलग अलग आ जाता है। तो कार्बन ही है लेकिन सब अलग अलग है। इसके बारे में कार्बन का इसी गुण के कारण इसको 10 में आपका कार्बन का एक पूरा चैप्टर है, जिसको कि बहुत ही हार्ड चैप्टर या सबसे बड़ा चैप्टर भी माना जाता है। ठीक है, ये कार्बन के बारे में, कार्बन तो है एक ही तत्व लेकिन इसके देखिए अब कई अप्रूप है, ग्रेफाइट, हीरा, चारकोल, और सबके अलग अलग नियम कानून हैं। तो यह थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।